साल 1898 अलास्का के बर्फीले इलाकों में जब बाकी दुनिया औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़ रही थी, तब एक बेहद ठंडी और दूर दराज जगह पर एक बच्ची जन्म लेती है, एडा ब्लैकजैक। वह एक इनुपियक समुदाय से थी जो अलास्का की मूल आदिवासी जनजातियों में से एक है। एडा का जीवन बेहद कठिन था। जब वो सिर्फ 5 साल की थी, तब उसकी माँ ने उसे एक मिशन स्कूल भेज दिया था, जहाँ एडा को अंग्रेजी भाषा, बाइबल और बुनियादी जीवन कौशल सिखाए गए। लेकिन वहाँ के सख्त माहौल ने उसे भीतर से चुप और सहनशील बना दिया। वो अक्सर चुपचाप सहती थी, कुछ बोलती नहीं थी, और शायद यही वजह थी कि उसके भीतर एक अजीब सी मजबूती पनपने लगी थी। समय बीतता गया और जब वो किशोरी हुई तो उसकी शादी जैक ब्लैकजैक नाम के एक शिकारी से कर दी गई। शुरू में सब ठीक था, लेकिन जल्द ही जैक ने शराब पीना शुरू किया, एडा को पीटना शुरू किया और फिर एक दिन उसे और उसके बेटे को छोड़कर चला गया। एडा अब अकेली माँ बन चुकी थी और उसका बेटा बेनेट बहुत बीमार रहने लगा। उसे तपेदिक जैसी गंभीर बीमारी थी और एडा के पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। हर दिन एडा सफाई करती, लोगों के कपड़े सिलती और जो भी काम मिल जाता वह उसे करती थी। लेकिन कुछ भी काफी नहीं था, क्योंकि उसका सपना सिर्फ एक था कि किसी तरह बेनेट को इलाज मिल जाए ताकि वो ठीक हो सके। इसी संघर्ष भरे जीवन में 1921 में एडा को एक प्रस्ताव मिलता है कि एक दूरस्थ आर्कटिक मिशन के लिए एक कुक की जरूरत थी। मिशन का नाम था व्रैंगल आइलैंड एक्सपेडिशन। ये मिशन कनाडा के प्रसिद्ध एक्सप्लोरर विलियम स्टेफनसन द्वारा शुरू किया गया था। स्टेफनसन का सपना था कि व्रैंगल आइलैंड को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा घोषित किया जाए ताकि उस पर बाद में दावा किया जा सके। इस मिशन के लिए 4 पुरुषों का चयन किया गया: एलन क्रॉफर्ड, फ्रेडरिक मॉरर, मिल्टन गाले और लॉर्ड नाइट। ये सभी पुरुष किसी न किसी रूप में आर्कटिक अनुभव रखते थे। लेकिन इस मिशन के लिए एक महिला की भी जरूरत थी, क्योंकि खाना बनाना, टेंट सिलना और जरूरत के कपड़े तैयार कर सके। इसलिए इस मिशन में एक महिला की भी जरूरत थी और वह महिला थी एडा। एडा को इस काम के लिए चुना गया। उसे बताया गया कि ये मिशन सिर्फ 1 साल का होगा और उसे $50 प्रति माह दिए जाएंगे, जो उस समय की बड़ी रकम थी। एडा ने तुरंत हाँ कर दी। वो डरी हुई थी, लेकिन बेटे की बीमारी ने उसे मजबूर कर दिया। एडा को खुद पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसके बेटे पर भरोसा था। वो जानती थी कि अगर वो ये मिशन कर पाती है तो अपने बेटे को बचा पाएगी। फिर 9 सितंबर 1921 को यह दल व्रैंगल आइलैंड की ओर निकल पड़ा। शुरू में सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसके पास खाना था, उपकरण थे और हिम्मत भी थी। लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि व्रैंगल आइलैंड की सच्चाई कुछ और ही है। यह द्वीप रूस और अलास्का के बीच आर्कटिक महासागर में स्थित है, एक सफेद, वीरान और क्रूर इलाका जहां बर्फ का साम्राज्य है और इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। जैसे ही टीम वहां पहुंची, उन्होंने एक अस्थायी शिविर बनाया। एडा वहां खाना पकाती, कपड़े सिलती और पुरुषों की बातों को चुपचाप सुनती। लेकिन धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। व्रैंगल आइलैंड ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू किया। तेज बर्फीले तूफान, भालुओं का डर, तापमान में गिरावट और खाने की कमी। एडा, जो कभी बाहर अकेली निकलने से भी डरती थी, अब आर्कटिक के इस सफेद नरक में एक भयानक सफर की शुरुआत कर चुकी थी। व्रैंगल आइलैंड पर शुरुआत के कुछ महीने जैसे तैसे कट गए। एडा अपना काम करती रही, खाना बनाना, सिलाई करना और जो भी छोटा मोटा सहयोग दे सकती थी वो देती रही। पुरुषों को शुरू में उससे कोई खास उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि ये औरत ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी, लेकिन एडा चुपचाप बिना शिकायत किए काम करती रही। बाहर मौसम दिन ब दिन बेकाबू होता जा रहा था। तेज हवाएं, बर्फीले तूफान और कड़कड़ाती ठंड अब रोजमर्रा की बात हो गई थी। भोजन का भंडार तेजी से खत्म हो रहा था। शिकार करना बेहद मुश्किल हो गया था, क्योंकि इस इलाके में जानवरों की संख्या सीमित थी और जो थे वो भी मौसम की मार झेलते झेलते कमजोर हो गए थे। टीम के नेता एलन क्रॉफर्ड ने जब देखा कि अब हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं, तो उन्होंने फैसला लिया कि वे 3 लोग, क्रॉफर्ड, मॉरर और गैले, मुख्य भूमि की ओर स्लेज लेकर जाएंगे ताकि मदद ला सके। ये एक खतरनाक निर्णय था, लेकिन उस वक्त उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। एडा और चौथा सदस्य लॉरेन नाइट वहीं रुकने वाले थे, क्योंकि नाइट की तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी। उसे स्कर्वी नामक बीमारी हो चुकी थी। यह एक ऐसी बीमारी है जो विटामिन सी की कमी से होती है और जो उस समय आर्कटिक मिशनों में आम थी। 28 जनवरी 1923 को वो तीनों पुरुष निकल पड़े। उन्हें यह उम्मीद थी कि वो 1 महीने में मदद लेकर वापस लौट आएंगे, लेकिन फिर वह दिन कभी नहीं आया जब वे तीनों लौटे हों। अब द्वीप पर सिर्फ 2 लोग बचे थे, एडा और लॉर्ड नाइट। नाइट की तबीयत तेजी से बिगड़ रही थी। उसका शरीर सूज रहा था, जोड़ों में दर्द था और वह लगभग चलने में असमर्थ हो गया था। एडा ने उसे संभालने की हर संभव कोशिश की। वो उसे खाना खिलाती, बर्फ पिघलाकर पानी देती, उसके कपड़े बदलती और उसे गर्म रखने की कोशिश करती। लेकिन इस सब के बीच एडा खुद बेहद डरी हुई थी। उसके पास कोई हथियार नहीं था, न ही शिकार करने का कोई अनुभव। वो सिर्फ भगवान से प्रार्थना करती थी कि नाइट ठीक हो जाए और बाकी लोग जल्द वापस लौटे आए। दिन बीतते गए। नाइट की हालत अब और भी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। वो बिस्तर पर पड़ा पड़ा कराहता रहता, चिल्लाता और कभी कभी एडा पर गुस्सा भी करता था।
शायद वो खुद अपनी बेबसी से परेशान था। एडा अब उसकी सेवा करते करते टूटने लगी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर एक दिन नाइट ने सांस लेना बंद कर दिया। नाइट मर चुका था। अब एडा पूरी तरह अकेली थी उस बर्फीले द्वीप पर, जहां ना कोई पेड़ था, ना कोई इंसान। अब कोई बात करने वाला नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। सिर्फ सफेद सन्नाटा और अकेलापन था जो हर दिन उसकी आत्मा को अंदर से खा रहा था। लेकिन यहीं से शुरू होती है एडा की असली परीक्षा। उसने नाइट की लाश को बहुत सम्मान के साथ दफनाया। वो अपने बेटे की तस्वीर को रोज देखती थी। उसके पास सीमित खाना बचा था, लेकिन अब शिकार करना उसकी मजबूरी बन चुकी थी। एक औरत जिसने कभी राइफल को हाथ नहीं लगाया था, अब सील और पक्षियों का शिकार करने लगी। उसने जानवरों की खाल से कपड़े बनाए, खुद को गर्म रखने के लिए नए नए उपाय निकाले और हर दिन बर्फ की दीवारों के बीच खुद को जिंदा रखने की नई तरकीबें खोजती रही। रातें सबसे ज्यादा डरावनी होती थी, क्योंकि जब बर्फीली हवाएं शिविर के टेंट को हिलाती और जब दूर से ध्रुवीय भालू की आवाजें आती, तब एडा अपने आप से बात करती थी। वो खुद को हिम्मत देती थी, भगवान से बातें करती थी और अपने बेटे से मिलने की उम्मीद में एक एक रात काटती थी। लेकिन इस दौरान उसने डायरी लिखना शुरू किया। उस डायरी में उसने हर दिन की कहानी, उसकी भावनाएं, डर, आशाएं, गुस्सा सब कुछ था। वो डायरी आज भी इतिहासकारों के पास सुरक्षित है, जो उस दौर की सबसे महत्वपूर्ण और सच्ची गवाही है। इस बीच उसके शरीर पर भी असर होने लगा था। उसका वजन लगातार कम हो रहा था। चेहरे पर सूजन, हाथों में दर्द और मानसिक थकावट साफ दिखती थी। लेकिन उसकी आंखों में एक चीज अब भी चमक रही थी, जिंदा रहने की जिद। एडा अब एक नई महिला बन चुकी थी, जो किसी एक्सप्लोरर से कम नहीं थी और जो किसी भी पुरुष से कमजोर नहीं थी। उसने खुद को उस वीरान द्वीप पर एक योद्धा की तरह ढाल लिया था। 1923 की शुरुआत हो चुकी थी। रैंगल आइलैंड पर एडा अब पूरी तरह अकेली थी। चारों ओर फैली बर्फ, तेज हवाएं, दूर दूर तक फैला सन्नाटा, ये सब अब उसकी आदत बन चुके थे। लेकिन अंदर से वो हर दिन कमजोर पड़ रही थी। उसके कपड़े फटने लगे थे, राशन लगभग खत्म हो गया था और शरीर अब पहले जैसा साथ नहीं दे रहा था। फिर भी उसने खुद को नहीं छोड़ा। बर्फ को काटकर छोटे छोटे कमरों जैसी जगह बनाई, ताकि अंदर हवा न घुसे और वो खुद को गर्म रख सके। एक दिन उसे दूर से एक भालू की झलक दिखी। पहले तो वो डरी, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और अपनी राइफल उठाई। एडा ने उस भालू को मार गिराया, उसके मांस को पकाया और उसकी खाल से अपने लिए गर्म कपड़े बनाए। वो अब शिकारी बन चुकी थी। उसने पक्षियों को पकड़ना, मछलियों को फंसाना और सील का पीछा करना तक सीख लिया था। हर रात वो अपने बेटे बेनेट की तस्वीर को देखती थी और उससे बातें करती थी कि मैं तुम्हारे लिए जिंदा रहूंगी। उसकी डायरी इन बातों से भरी हुई है, एक माँ की तड़प, एक महिला की हिम्मत और एक इंसान की असली भावनाएं। उसे अब खुद पर विश्वास होने लगा था कि वह कभी न कभी इस नरक से बाहर जरूर निकलेगी। समय गुजरता गया, उसे अब अंदाजा भी नहीं था कि कितने दिन बीत गए हैं, लेकिन वह हर दिन एक नई उम्मीद के साथ उठती थी कि शायद आज कोई जहाज आ जाए, शायद आज कोई मदद आ जाए। और फिर एक दिन वो चमत्कार हुआ। 28 अगस्त 1923 को 2 साल से अधिक समय बाद एक जहाज रैंगल आइलैंड के पास आता है। ये जहाज डोनाल्डसन का था, जिसे स्टेफानसन की तरफ से भेजा गया था। जहाज का दल जब टेंट के पास पहुंचा तो उन्हें एक महिला दिखी, जो थी एडा ब्लैकजैक, जो दुबली, थकी हुई, लेकिन आंखों में जिंदा रहने की चमक लिए हुए। उन्होंने एडा को देखकर पहले तो यकीन नहीं किया। उन्हें लगा शायद कोई और बचा होगा, लेकिन एडा ने उन्हें बताया कि बाकी सभी लोग मर चुके हैं और वो 2 साल से अकेले जिंदा थी। जब टीम ने उसके बनाए गए शिकारी हथियार, सील की खाल से बनाए गए कपड़े और उसकी डायरी देखी तो सब हैरान रह गए। एडा को वापस अमेरिका लाया गया। वहां उसकी कहानी धीरे धीरे मीडिया में फैलने लगी। कुछ अखबारों ने उसे हेरोइन ऑफ द आर्कटिक कहा तो कुछ ने उसे मिरेकल वुमन कहा। लेकिन स्टेफानसन, जो इस पूरे मिशन का कर्ता धर्ता था, उसने एडा को बहुत महत्व नहीं दिया। उसने खुद को बचाने के लिए एडा की बहादुरी को छोटा करके दिखाने की कोशिश की। एडा इससे आहत हुई, लेकिन उसने कभी मीडिया से लड़ाई नहीं की। वो वापस अपने बेटे के पास गई, जो अब भी बीमार था। उसने अपने बेटे का इलाज किया और जिंदगी को दोबारा जीना शुरू किया। उसके द्वारा लिखी गई डायरी को आज भी आर्कटिक सर्वाइवल की सबसे अनमोल गवाही माना जाता है। एडा ने कुछ समय बाद एक और शादी की, लेकिन वह रिश्ता भी ज्यादा नहीं चला और फिर अंत तक अपने बेटे के साथ रही। और 1983 में 85 वर्ष की उम्र में एडा ब्लैकजैक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, चुपचाप जैसे उसने पूरी जिंदगी बिताई थी। आज जब हम उसकी कहानी पढ़ते हैं तो समझ आता है कि असली बहादुरी दिखावों में नहीं होती। एक आम साधारण महिला जो खुद को अक्सर कमजोर समझती थी, उसने उस जगह पर जिंदा रहकर दिखाया जहां सबसे मजबूत लोग भी हार मान लेते हैं। तो दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपने ये वीडियो पूरा देखा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये आपके लिए फ्री है और हमें इससे बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।